नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म फ्लाइट फॉर फ्यूचर में। और मैं हूं आपके साथ सुरेश कुमार राव, सेकंड ग्रेड साइंस टीचर। देखिए, अपन ने पिछले सेशन के अंदर और जो बात करी थी वो अम्ल क्षारक और लवणों की बात करी थी। अम्ल क्षारक और लवण जो हैं, इनके अंदर जब अपन बात करते हैं तो क्या होता है कि मुख्य रूप से इनके गुणों के बारे में चर्चा करी थी अपन ने। गुण हो गए थे, नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं, क्षारक इसके अपोजिट हो गए थे, लाल लिटमस पेपर को नीला करते हैं। जलीय विलयन के अंदर अम्ल हैं वो H+ आयन देते हैं, क्षारक हैं वो OH- यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन हैं वो देते हैं। इनकी बातें हो चुकी थी। इसके बाद में अम्ल क्षारक जो हैं उनकी रासायनिक अभिक्रियाएँ, अम्ल और क्षारक की धातुओं के साथ अभिक्रिया मुख्य रूप से अपने को ध्यान में रखना था कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ये देते हैं। इसके बाद जब अपन आगे आते हैं तो धातु कार्बोनेटों के साथ में अभिक्रिया, धातु कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन जब करी जाएगी तो इसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और साथ में अम्ल की रिएक्शन हो रही है तो H2O है ये निकल जाएगा। ये बात ध्यान में रखनी थी अपने को। ये चूने के पानी के साथ में जब रिएक्शन करवाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि अधातु के ऑक्साइड की रिएक्शन करवाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो यहाँ पर जल निकलता है। लंबे समय तक जब CO2 प्रवाहित करवाई जाती है तो जो दूधिया अवक्षेप ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, ये पुनः रंगहीन हो जाता है क्योंकि ये जल के अंदर विलयशील होता है। ये बात भी अपनी हो चुकी थी। इसके बाद में धातु बाइकार्बोनेट यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट हैं, उनकी रिएक्शन भी सेम ही थी, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं। ये बात भी लास्ट वीडियो में हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप निश्चित तौर पर उसको देखें ताकि ये और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आज की वीडियो के साथ आप कनेक्ट भी हो पाएंगे। फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसमें अम्ल और क्षारक दोनों रिएक्शन करते हैं, लवण और जल बनाते हैं, अपने गुण खो देते हैं। इस प्रकार की रिएक्शन अपन ने देखी थी। इसके बाद में अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया होती है तो धातु ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन होने पर धातु का लवण बन जाता है। धातु लवण के साथ में क्या निकल जाता है, जल निकल जाता है। उसके बाद में क्षारकों की अधातु के ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन, वही जैसे अम्लों की धातु ऑक्साइड के साथ लवण और जल, क्षारकों की अधातु ऑक्साइड के साथ वही लवण और जल बनाएंगे। इसके बाद में जो अपने को चर्चा करनी थी, आज का टॉपिक जो उसके आगे है, और यह टॉपिक जहाँ कहीं भी जनरल साइंस पूछी जाती है, चाहे वो किसी जैसे पुलिस की एग्ज़ाम है उसके अंदर पूछी जाती हो, चाहे कोई LDC UDC के अंदर पूछी जाती हो, या फिर फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के अंदर जनरल साइंस पूछी जाती हो, तो उसके अंदर भी एसिड बेस से संबंधित क्वेश्चन है वो रहता ही रहता है। फिर अगर अपन बात करते हैं रीट की और थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम्स की, तो उनके अंदर भी मुख्य रूप से यह टॉपिक है वो शामिल होता है। तो यह सेशन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं अपन कि कोई भी अम्ल या क्षारक है उसकी प्रबलता, यानी कि अम्ल है वो कितना स्ट्रोंग है या कोई क्षारक है तो वो भी कितना स्ट्रोंग है, इसकी बात अपन करेंगे। तो देखिए, मुख्य रूप से इसके अंदर अम्लों के अंदर क्या होता है, H+ आयन त्यागने की प्रवृत्ति होती है और क्षारक जो है उसके अंदर OH- आयन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। अब क्या होता है, मुख्य रूप से एक स्केल होती है जिसको pH स्केल के नाम से जानते हैं। pH स्केल के ऊपर क्या किया जाता है कि जो हाइड्रोजन आयन हैं उनकी सांद्रता, ऐसे यूं इस ब्रैकेट के अंदर जब लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट है वो मोलर सांद्रता को, कंसंट्रेशन को व्यक्त करता है। इसका जो नेगेटिव लोगरिथम है -log/10 रहता है, इसी को क्या बोलते हैं, pH बोलते हैं। ठीक है, pH जो कि अम्ल और क्षारक दोनों की ही जो प्रबलता है, शक्ति है, उसको प्रदर्शित करता है। pH का मान जिसका कम है, pH की वैल्यू 7, ये उदासीन विलयन के लिए होती है। अब इससे जितनी कम वैल्यू है उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जितनी कम, जैसे मान लो किसी भी pH है किसी सॉल्यूशन की वो 5 है, तो इसका मतलब वो एसिड है क्योंकि 7 से कम है। अब दूसरा कोई एसिड है उसकी pH वैल्यू है वो 3 है, तो सीधी बात है कि इस 5 pH वाले एसिड की बजाय 3 pH वाला एसिड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, pH की वैल्यू जितनी कम है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और 7 से ज़्यादा pH अगर किसी भी सॉल्यूशन की है, किसी भी पदार्थ की है, तो 7 से ज़्यादा pH होने के ऊपर वो क्या हो गया, बेस हो गया, अर्थात वो क्षार हो गया। अब ये क्षारक जो है उसमें जैसे मान लो किसी एक पदार्थ की जो pH है उसकी वैल्यू 8 है, दूसरे पदार्थ की pH वैल्यू 10 है,
तो सीधी बात है कि 10 pH वैल्यू वाला जो क्षारक है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। यानी अपन बात करें कि 0 से लेकर के और अमूमन 14 तक ये pH स्केल के अंदर पैमाने हैं अलग अलग, और बीच में यहाँ पर 7 रखें, तो इधर बढ़ेंगे तो एसिड की जो यहाँ पर पावर होगी वो बढ़ेगी, और अगर इधर बढ़ेंगे अपन 14 की तरफ बढ़ेंगे तो जो बेस की स्ट्रेंथ है, बेस की पावर है, वो बढ़ेगी। तो ये चीज़ थी अपनी। देखिए बात करते हैं कि अम्ल तथा क्षारक की प्रबलता मापने हेतु एक सार्वत्रिक सूचक यानी एक पैमाना काम में लेते हैं। सूचक का मतलब इंडिकेशन देने वाला पीएच का, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। जिस प्रकार से अपन मीटर मापने के लिए यानी जो दूरी मापने के लिए सेंटीमीटर वाली स्केल होती है अपने 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर की स्केल, तो वो एक क्या है, पैमाना ही तो है। ठीक उसी प्रकार से पीएच मापने के लिए जो पैमाना यूज़ करते हैं अपन, जो मेजरमेंट उपकरण यूज़ कर रहे हैं, वो क्या है, पीएच स्केल है। ठीक है, अब उस पीएच स्केल के ऊपर पीएच में जो पी है उसका जो यहाँ पर अर्थ निकलता है वो पुशांश यानी कि पोटेंस से है। ठीक है, पुशांश, जिसका अर्थ क्या है, शक्ति है। और ये जो पुशांश शब्द है वो एक जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ निकालते हैं तो क्या निकलता है, शक्ति या पावर निकलता है। मतलब कि हाइड्रोजन आयन जो प्रेजेंट हैं उनकी वजह से, और जो उसकी स्ट्रोंगनेस आ रही है, उसकी स्ट्रेंथ आ रही है, उसकी पावर आ रही है, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, पीएच कहलाएगी। ठीक है, और इसको मापने के लिए जो अपन स्केल काम में ले रहे हैं वो क्या काम कहलाएगी, पीएच स्केल कहलाएगी। अब देखिए, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, ये देखिए यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है H+, तो ये इसकी मोलर कंसंट्रेशन को शो करता है। इसके ऋणात्मक लघुगणक को क्या बोलते हैं, पीएच कहते हैं। दोनों वर्ड अलग अलग हैं। पीएच स्केल तो मापने के लिए प्रयुक्त पैमाना, ये पीएच स्केल कहलाएगा। और पीएच किसे कहेंगे, तो हाइड्रोजन आयनों का नेगेटिव लॉगरिथम है वो क्या कहलाएगा, पीएच कहलाएगा। इसे मापने के लिए पीएच स्केल का उपयोग है वो किया जाता है। पीएच इज इक्वल टू, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हाइड्रोजन आयन और उनका नेगेटिव लॉगरिथम, यही क्या कहलाएगा, ऋणात्मक लघुगणक ही क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है। अब देखिए, ये कुछ फैक्ट हैं, ये चीज़ें हैं वो एग्जाम के अंदर पूछ जाती हैं। कोई भी न्यूट्रल सॉल्यूशन है, उदासीन विलयन है, तो उसकी पीएच की वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है। ये ध्यान में रखने वाली बात है। अम्लों की पीएच की वैल्यू है वो 7 से कम। 7 से कम है, 7 से कम कहाँ तक, 0 तक, यानी कि 0 से 7 के मध्य, 7 नहीं, 7 है तब तो वो उदासीन है, 0 से 7 के बीच यानी कि 7 से कम। क्षारकों की पीएच जो होती है उसकी वैल्यू 7 से अधिक होती है और 14 तक होती है, यानी 7 से 14 के मध्य। 7 से ज़्यादा, 7 है तो वही उदासीन, 7 से ज़्यादा और 14 तक वो क्या है, क्षारक है। किसी अम्ल द्वारा जलीय विलयन में जितने अधिक H+ आयन त्यागे जाएंगे उसकी प्रबलता उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो H+ आयन जितने ज़्यादा त्यागे जाएंगे, फॉर्मूला क्या था, -log H+ आयनों की कंसंट्रेशन। तो जितने H+ ज़्यादा त्यागे जाएंगे उतनी ये कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। यहाँ निशान किसका है, माइनस का, तो ये टोटल वैल्यू है वो क्या आएगी, कम आएगी। तो पीएच का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और पीएच वैल्यू कम होते ही वो एसिड क्या होगा, प्रबल होगा, स्ट्रॉन्ग होगा वो। ठीक है, तो जितने अधिक हाइड्रोजन आयन रिलीज किए जाएंगे, त्यागे जाएंगे, उतना ही वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और पीएच का मान उतना ही क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके विपरीत अगर अपन बात करते हैं तो क्या होगा, देखिए कि किसी क्षारक द्वारा जितने अधिक OH- आयन, क्षारक क्या करेगा, OH- आयन है वो मुक्त करेगा, तो जितने ज़्यादा OH आयन मुक्त करेगा उतना वो स्ट्रॉन्ग क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, क्यों OH आयन मुक्त कर रहा है, इसका मतलब H+ आयन मुक्त करने की इसकी जो प्रवृत्ति है वो तो बहुत ही कम हो गई ना, रही नहीं, क्योंकि ये तो क्या कर रहा है, OH- आयन रिलीज कर रहा है, तो पीएच मान है वो क्या हो जाएगा, इसका अधिक हो जाएगा। तो H+ आयन ज़्यादा तो पीएच की वैल्यू क्या है, कम। क्यों, फॉर्मूला देखिए, पीएच इज इक्वल टू -log H+, ये है फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा त्यागे जा रहे हैं, निशान किसका है, माइनस का है, तो फिर ये पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। इसके विपरीत OH आयन ज़्यादा हैं तो पीएच वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसी फॉर्मूले को अगर अपन इसके अगेंस्ट लिखना चाहें तो पीएच इज इक्वल टू
log OH माइनस, यूँ। अब देखो OH माइनस आयनों की सांद्रता जब बढ़ेगी तो जो pH की वैल्यू है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो OH माइनस आयन बढ़ रहे हैं, pH वैल्यू भी बढ़ रही है, तो क्षारक की प्रबलता है वो भी क्या होगी। इस प्रकार अपन ने देखा H प्लस आयन बढ़ने पर pH कम और अम्लों की प्रबलता ज़्यादा। OH माइनस आयन की सांद्रता बढ़ने पर pH ज़्यादा, क्षारक की प्रबलता है वो क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। और मेन चीज़ बात ध्यान में रखने वाली, 7 pH है तो उदासीन, 7 से ज़्यादा है तो क्षारक, 7 से कम है तो एसिड, ये बात है। इसके बाद में बात करते हैं अपन, ये देखिए ये pH स्केल, इस पैमाने के ऊपर कुछ अलग अलग वैल्यूज़ भी लिखी गई हैं। यहाँ देखिए ये इधर से इस प्रकार से यूँ एक लाइनिंग बनी हुई है। अब अपन देखेंगे कि ये एरिया देखिए यहाँ पर, यहाँ H प्लस आयनों की कंसंट्रेशन का एरिया ये है तो ये ज़्यादा है, फिर ये धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, ये देखो ये एरिया है वो कम होता जा रहा है। H प्लस आयनों की सांद्रता घट रही है, H प्लस आयनों की सांद्रता घट रही है तो pH वैल्यू देखो बढ़ रही है। pH यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 14 तक आ गई। H प्लस आयन कम हो रहे हैं, यहाँ देखिए H प्लस आयन कम हो रहे हैं तो pH बढ़ रही है। इधर देखो OH माइनस आयन जो है इनकी कंसंट्रेशन देखो यहाँ इतनी सी थी, उसके बाद में धीरे धीरे ये एरिया देखो बढ़ता जा रहा है, तो OH माइनस आयन ज़्यादा है, OH माइनस के साथ में pH भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब H प्लस आयन के तो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई pH, H प्लस के तो अपोजिट हो गई और OH माइनस के क्या हो गई, प्रोपोर्शनल हो गई। अब देखिए जो 1 मोलर HCl होता है उसकी pH की वैल्यू होती है 0, ठीक है। ये मान है वो डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। जठर रस यानी कि आमाशय रस, अब आमाशय के अंदर जो पाचन होता है वो HCl वाले माध्यम के अंदर ही होता है। आमाशय के द्वारा HCl है वो उसकी भित्ति के द्वारा त्यागे जाते हैं, जो कि अम्लीय माध्यम के अंदर पाचन करता है। आमाशय के अंदर पाचन होता है भोजन का, तो वहाँ की pH है वो 1.2, ठीक है। फिर नींबू रस की pH है वो 2.2, देखो यहाँ पर 2 से थोड़ा सा आगे 2.2। फिर जो डिस्टिल वाटर है अशुद्ध जल, तो वो उदासीन होता है, उसकी pH कितनी, 7। फिर ये इंपॉर्टेंट ब्लड की pH है वो कितनी, 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसकी pH वैल्यू कितनी होती है, 10, यानी ये क्या है, क्षारीय। रक्त भी क्या है, हल्का क्षारीय। फिर 1 मोलर NaOH है उसकी pH कितनी है, 14 है, ठीक है। तो ये कुछ डाटाज हैं जो ध्यान में रखने हैं, आराम से एक सीरियल से याद करेंगे तो हो जाएगा। HCl है 0, जठरस 1.2, नींबू रस 2.2, आशुद्ध जल उदासीन अपन जानते हैं 7, ब्लड 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10, NaOH ये 1 मोलर के लिए ही पूछेगा यहाँ पर, तो कितना, 14। तो इस प्रकार से अपने इस pH के ये जो डाटाज हैं वो कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछ लिए जाते हैं, ध्यान में रखने वाली बात है। अब बात करते हैं अपन कि कुछ अम्ल और उनके सोर्स, यहाँ से तो क्वेश्चन है वो डेफिनेट पूछा ही पूछा जाता है कि इन पदार्थों के अंदर, चूँकि ये NCERT बुक के एग्जाम्पल हैं सारे और इनको बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना चाहिए। संतरा, ठीक है, सिट्रस कुल के ही प्लांट हैं ये, तो संतरा और नींबू खट्टे जो प्लांट्स हैं, मुख्य रूप से जो फल हैं इनके अंदर, तो सिट्रिक एसिड है दोनों के अंदर ही। नींबू और संतरा दोनों में ही क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। सिरका या दही, इसके अंदर कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड। चींटी का डंक, ठीक है, चींटी जो लाल चींटी होती है बिल्कुल महीन वाली, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिका बोलते हैं। और फॉर्मिका से जो एसिड स्रावित होता है वो होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक अम्ल या इसको मेथेनोइक अम्ल, ये मेथेनोइक लय नहीं क है, मेथेनोइक इस प्रकार से लिखेंगे, मेथेनोइक, ठीक है। ठीक इस प्रकार से HCOOH, ठीक है, HCOOH इस प्रकार से, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक ही कार्बन वाला, एक कार्बन के लिए मेथ और ये कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड, तो मेथेनोइक अम्ल या इसको फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं। फिर नेटल नाम का जो पौधा है उसका जो डंक है उसमें भी यही मेथेनोइक अम्ल है वो पाया जाता है, या फॉर्मिक एसिड है वो पाया जाता है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। अब ये नाम सब सुने हुए से होते हैं, लेकिन ये जैसे नेटल का डंक है, तो ये प्लांट जो है, ये जिसने 10th क्लास की NCERT की बुक पढ़ी होगी, उसका एग्जाम्पल पढ़ा होगा, उसी को ध्यान में रहेगा कि नेटल का डंक
भले ही एक बार पढ़ दिया तो आराम से याद रहेगा कि फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक अम्ल है, लेकिन जब पढ़ा ही नहीं इस चीज़ को तो भले ही ये इजी सा है, एक बार पढ़ देने के बाद में कोई भी क्वेश्चन है वो इजी और टफ क्या होता है, उसकी डेफिनेशन सीधी इतनी ही है कि अगर अपने को आता है तो वो इजी है, अगर हमें नहीं आ रहा है तो वो अपने लिए क्या है, टफ है। बस इजी और टफ, जो टफ क्वेश्चन है उनकी सीधी सीधी क्लियर थ्योरी है वो एक ही है। इसके बाद में अपन बात करते हैं अम्ल और क्षारकों की बात हो चुकी है, अब अपन बात करते हैं साल्ट की, यानी कि लवणों की बात करते हैं, लवण साल्ट, ठीक है। तो लवणों की बात करते हैं, साल्ट की बात करते हैं। देखिए क्या है इनके अंदर, अम्ल और क्षारक, एसिड और बेस, उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए अपन ने अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और साथ में जल बनाते हैं। तो लवण का निर्माण एसिड और बेस की रिएक्शन से होगा जो कि उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक, तो प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग ही बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसकी पीएच बहुत कम है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो पीएच बहुत ज़्यादा है। कम और ज़्यादा दोनों आपस में मिली कितना हो गया, एवरेज क्या आ गया, औसत आ गया, तो ये उदासीन लवण होंगे। प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षारक है, तो क्षार की स्ट्रेंथ तो कम है और एसिड की स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है। तो सीधी बात है कि ये इसके थोड़े से पार्ट को तो न्यूट्रल कर पाएगा लेकिन ज़्यादा पार्ट न्यूट्रल नहीं हो पाएगा। तो कुछ स्ट्रेंथ किसकी बची, एसिड की बची, तो जो लवण बचेगा वो क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा, यानी उसकी पीएच वैल्यू है वो 7 से क्या होगी, कम होगी, ठीक है, यानी अम्लीय लवण बनेगा वो। प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल है, तो अब की बार स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा, क्षारक की ज़्यादा है, तो जो लवण बनेगा उसकी जो नेचर है वो कैसी रहेगी, बेसिक नेचर रहेगी, यानी क्षारीय रहेगा वो, पीएच की वैल्यू 7 से क्या होगी, ज़्यादा होगी। देखिए ये चीज़ अपन देख रहे हैं यहाँ पर कि यदि प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग बेस है तो पीएच की वैल्यू 7 से क्या होगी, ज़्यादा होगी, और वो साल्ट कैसा होगा, क्षारकीय होगा। अब जो टॉपिक आ रहा है कुछ महत्वपूर्ण यौगिक और उनके उपयोग, यहाँ से क्वेश्चन है वो डेफिनेट पूछे जाते हैं। तो देखिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण जो यौगिक हैं उनके सूत्र हैं या उनके उपयोग हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है वो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर भी जो जनरल साइंस का पेपर होता है फर्स्ट पेपर के साथ में उसमें पूछते हैं। सबसे पहले साधारण नमक, फॉर्मूला NaCl, सभी जानते हैं अपन। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, रासायनिक नाम होता है। सीधी सीधी एकदम सिंपल सी रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक एसिड हो गया, दोनों की अभिक्रिया होगी NaOH और HCl, यहाँ से OH वाला पार्ट, यहाँ से H, ये दोनों मिलकर के तो क्या बना लेंगे, H2, बच गया इधर से मेटल यानी कि धातु सोडियम और इधर से नॉन मेटल क्लोराइड आयन, ये सोडियम और क्लोराइड दोनों ने रिएक्शन करी और साधारण लवण बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार की इसकी क्या रहती है, सामान्य फॉर्मेशन की रिएक्शन रहती है। बात करते हैं क्या क्या उपयोग होते हैं। तो खाद्य सामग्री को स्वादिष्ट बनाने के अंदर, कोई भी अपन डिश बना रहे हैं, ठीक है, नमकीन उसके अंदर जब तड़का लगाएंगे तो ही वो क्या बनेगी, टेस्ट बनेगी। हाँ, ऐसा नहीं कि मिठाई के अंदर लगा रहे हैं, लेकिन नमक का जो भोजन के अवयव के रूप में एक अलग ही उसकी उपयोगिता है। इसके बाद में बात करते हैं अपन खाद्य सामग्री जो है उसको लंबे समय तक अगर अपन सुरक्षित रखना चाह रहे हैं, है ना, खाद्य सामग्री जैसे अचार वगैरह है आदि के परिरक्षण के अंदर, परिरक्षण है ये, परीक्षण नहीं है, परिरक्षण, प्रिजर्वेशन, यानी कि उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखें। तो अचार मुरब्बे वगैरह जो होते हैं उनके अंदर अपन ज़्यादा साल्ट है वो डाले जाते हैं ताकि वो ख़राब नहीं हो। विभिन्न रासायनिक यौगिकों जैसे धावन सोडा है, धोने का सोडा, ठीक है, उसके निर्माण के अंदर कास्टिक सोडा NaOH वगैरह है, उसके निर्माण के अंदर काम में आ रहा है बेकिंग पाउडर NaHCO3 उसके निर्माण के अंदर, ठीक है। तो उनमें इन यौगिकों के निर्माण के अंदर भी जहाँ जहाँ सोडियम काम में आ रहा है उन सोडियम वाले कंपाउंड्स के अंदर सभी में NaCl है वो काम में आता है। बात करते हैं कास्टिक सोडा किसको बोलते हैं, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को ही बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा। निर्माण कैसे होता है, तो देखिए यहाँ अपन ने रिएक्शन लिख रखी है कि विभिन्न रासायनिक यौगिकों के निर्माण में, इनको बनाने में, तो यहाँ देखिए ये काम आ रहा है NaCl साधारण लवण के जलीय विलयन को विद्युत अपघटित करवाएंगे, ठीक है, यानी कि इसके अंदर एनोड कैथोड लगा करके और जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, NaOH यानी कि क्षारक बनेगा, और साथ में कौन सी गैस मुक्त होगी, क्लोरीन गैस Cl2 गैस मुक्त होगी, इसलिए इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन, यानी NaCl की रिएक्शन करवा रहे हैं H2O के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
ठीक है, विद्युत की उपस्थिति के अंदर। तो एनोड कैथोड जो हैं उनके ऊपर रिएक्शन होगी। क्लोरीन नेगेटिव नेचर का एक अधातु है, मुख्य रूप से क्लोरीन परमाणु है, तो ये जाकर के कहाँ पर, एनोड के ऊपर इकट्ठी होगी, और जो हाइड्रोजन गैस इसके अंदर मुक्त होगी वो बनेगी कहाँ के ऊपर, कैथोड के ऊपर बनेगी। और इसी बीच क्या प्राप्त होगा अपने को, NaOH यानी कि कास्टिक सोडा प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं क्लोरक क्षार प्रक्रम क्या है। तो यहाँ देखिए, ये मुख्य रूप से जब अपन बात कर रहे हैं NaCl प्लस H2O, चलिए विलीन का विद्युत अपघटन करवाया जा रहा है। यहाँ से 2 Na सोडियम परमाणु और यहाँ से 2 OH जो परमाणु हैं ये, अब ये OH आयन है, सॉरी, तो Na और OH, Na प्लस और OH माइनस रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। इधर से 2 क्लोरीन परमाणु निकले, ठीक है, तो उन्होंने क्या बना लिया, एनोड के ऊपर, चूँकि निगेटिव नेचर है क्लोरीन की, तो अपोजिट आवेशित जो यहाँ पर इलेक्ट्रोड रहेगा, एनोड जो पॉजिटिव चार्ज वाला है विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के अंदर, तो उसके ऊपर जाकर इकट्ठा हो जाएगी। और कैथोड के ऊपर यहाँ पर क्या इकट्ठा होगी, H2। ये H2O नहीं है भाई, H2 ही गैस है, हाइड्रोजन गैस है। देखो बैलेंस हो रहा है आराम से, इधर से 2 ऑक्सीजन है, तो ये 2 ऑक्सीजन यहाँ आ गए हैं OH के रूप में, ठीक है। इस रिएक्शन को देखो ओपन करके लिखते हैं तो इस प्रकार से लिख सकते हैं 2NaCl प्लस 2HOH, H2O को मैं इससे लिख रहा हूँ HOH, रिएक्शन करवा दी तो इधर से 2 Na और इधर से 2 OH, ये क्या बना लिया 2NaOH, ये बन गया। अब यहाँ से 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं, इधर से क्या है 2 क्लोरीन है, देखो पीछे 2 लगा हुआ है ना, तो 2 ही हैं ये, तो ये Cl2 निकल गई और साथ में क्या निकल गई H2 हाइड्रोजन गैस, जो कहाँ निकल रही है, कैथोड के ऊपर। ये H2O नहीं था, H2 ही था ये, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। डायग्राम को देखिएगा अच्छी तरह से, क्या क्लियर हो रहा है यहाँ पर बात कि ये यहाँ अपन ने NaOH पूरा सॉल्यूशन, ये देखो NaCl प्लस H2O, ये यहाँ पर पूरे के अंदर इस मेटर के अंदर भर दिया था। अब इधर से अपन ने एनोड और कैथोड, ये देखो एनोड है तो पॉजिटिव चार्ज वाला, ये देखो ये इधर छट जा करके और इस पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में जुड़ रही है, इधर से ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ी हुई है, तो ये कैथोड है और ये क्या है एनोड। एनोड के ऊपर Cl2 गैस और कैथोड पर देखिए यहाँ पर H2 गैस, और बीच में क्या बन रहे हैं, ये इधर से Na और ये OH, ये मिलकर क्या बना लेंगे, NaOH बनाएंगे, ये NaOH। यहाँ ये इसके अंदर भरा हुआ था NaCl का घोल, जो इधर भी लिखा हुआ है, इधर भी यहाँ लिखा हुआ है NaCl प्लस H2O देन NaCl का घोल है, सॉल्यूशन है। तो ये क्लोरक क्षार प्रक्रम, बीच में क्या बनता है, NaOH बनता है, क्लोरीन गैस मुक्त होती है, इसलिए इस प्रक्रम का प्रोसीजर का नाम क्या है, क्लोर क्षार प्रक्रम, ठीक है। तो ये पूरी मेथड रहेगी NaOH के फॉर्मेशन की, निर्माण की। चलिए बात करते हैं इस अभिक्रिया में NaOH है वो भी कैथोड के ऊपर ही प्राप्त होता है, NaOH भी कैथोड के ऊपर ही, एनोड पर कौन सी गैस, क्लोरीन गैस। अब बात करते हैं NaOH के उपयोग क्या है, यूटिलाइजेशन क्या है। तो NaOH का उपयोग ग्रीस हटाने के अंदर, चिकनाई है उसको हटाने के लिए काम में आता है। घरेलू सामग्री की सफाई के अंदर भी काम में आता है कास्टिक सोडा, साबुन और अपमार्जक सर्फ वगैरह बनाने के अंदर भी काम में आता है। क्लोरीन गैस का उपयोग है वो निर्जमीकरण के रूप में काम में आता है, यानी जल के शुद्धिकरण के अंदर भी काम में आता है, एंटीसेप्टिक नेचर होती है इसकी। हाइड्रोजन का उपयोग है वो ईंधन के रूप में भी किया जाता है, और अमोनिया निर्माण की हेबर विधि के अंदर तो अपन देखते ही देखते हैं N2 + 3H2, और इससे क्या बनता है 2NH3, यानी अमोनिया निर्माण के अंदर ये हाइड्रोजन है वो काम में आता ही आता है। तो ये मुख्य रूप से सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसको कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन इस तरह से पूछते हैं कास्टिक सोडा का सूत्र क्या है, ठीक है, तो क्या होता है NaOH। इसके बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक आ रहा है विरंजक चूर्ण, अक्सर न जाने अब तक कितनी एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है ये। तो बात करते हैं विरंजक चूर्ण की। विरंजक चूर्ण CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, CaCl2 है, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, ऑक्सीजन जुड़ गया हाइपोक्लोराइड, ठीक है। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें Cl2 गैस प्रवाहित करी तो विरंजक चूर्ण है वो प्राप्त होगा। ध्यान में रखें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल 2 है, ये भी 2 है नीचे, रिएक्शन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल तो निकल जाएगा इसमें से, देखो Ca, इसके साथ में एक OH और ये दूसरा OH, ठीक है, प्लस रिएक्शन किसकी करवा दी, Cl2 की। अब ऐसे यूं होगा, ये देखिए यहाँ से H और OH,
ये दोनों निकले किसके रूप में, H2O के रूप में। अब क्या बच गया, CaO यहाँ से और Cl2 यहाँ से, क्या हो गया, CaOCl2 का फॉर्मेशन, यानी कि विरंजक चूर्ण का फॉर्मेशन हो गया, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट बन गया। तो ये था विरंजक चूर्ण। क्वेश्चन पूछते हैं विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, ज़्यादातर पूछा जाने वाला यही क्वेश्चन है, CaOCl2, या फिर रासायनिक नाम पूछते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, या इसके उपयोगों से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं। तो वही चूंकि इसके अंदर क्लोरीन शामिल हो रही है, तो कागज़ तथा कपड़ा उद्योग के अंदर विरंजन के लिए, यानी रंग उड़ाने के लिए काम में आता है, जो पुराना रंग है उसको। साथ ही जल के शुद्धिकरण के अंदर, जैसा कि अपन ने ऊपर देखा कि जो कास्टिक सोडा निर्माण के अंदर भी क्लोरीन गैस होती है, वो जल के शुद्धिकरण के अंदर काम आती है। तो यहाँ पर भी ये जो क्लोराइड आयन इसके अंदर मौजूद हैं, उसकी वजह से ये निर्जलीकरण के अंदर, यानी कि जो पानी के अंदर जर्म्स वगैरह हैं उनको मारने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए, जल के शुद्धिकरण के लिए काम में आता है। चलिए आगे बात करते हैं। बेकिंग पाउडर, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। इसको खाने का सोडा भी बोलते हैं। बेकिंग पाउडर जो होता है, बैंकिंग नहीं बेकिंग पाउडर है ये, बेकिंग के लिए काम में आता है, यानी कि जो खाद्य सामग्री हैं उनको उनके अंदर फुलावट लाने के लिए, मुख्य रूप से बेकरीज वगैरह के अंदर, टोस्ट वगैरह बनाने के अंदर, ब्रेड वगैरह बनाने के अंदर, इनके अंदर काम में आता है मुख्य रूप से। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, खाने का सोडा भी बोलते हैं। बेकिंग पाउडर NaHCO3 या सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए बात करते हैं किस तरह से बनेगा। तो निर्माण की प्रोसीजर के अंदर देखा जाए तो साधारण नमक यानी NaCl की क्रिया CO2 और जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ करवाएंगे, किसकी उपस्थिति के अंदर, यानी अमोनिया है वो यहाँ पर प्रेजेंट रहेगी ही रहेगी। तो क्या होगा, यहाँ से NH3, यहाँ से एक H हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा, हाइड्रोजन आयन, और क्या हो जाएगा, क्लोराइड आयन यहाँ NaCl से NH4Cl निकल जाएगा। अब क्या बचा अपने पास में, एक बचा सोडियम परमाणु, यहाँ से बच गया CO2, यहाँ से बच गया OH। अब देखो NaHCO2 ये था और एक ये है NaHCO3, क्या बन रहा है, NaHCO3 का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, हालांकि प्रोसीजर अलग अलग है कि सबसे पहले इस मुख्य रूप से अमोनिया की रिएक्शन करवाएंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वगैरह बनेगा, और बाद में NaCl से रिएक्शन करवाएंगे, अमोनियम क्लोराइड में वो चेंज होगा, और बाद में सोडियम जो है वो इस बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके ये सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। इस तरह की लंबी प्रोसीजर है, लेकिन अपने को तो यहाँ पर केवल एग्जाम की दृष्टि से अगर ध्यान में रखना चाहें तो केवल इतना ही ध्यान में रखना है कि जब रिएक्शन करवाई जाती है सोडियम क्लोराइड की कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अमोनिया के साथ में, तो क्या बन जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। अब चलो बात करते हैं कि इसके अंदर उपयोगिता क्या क्या रहती है सोडियम बाइकार्बोनेट की। तो जैसा अपन ने नाम से स्पष्ट हो रहा है बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग सोडा की क्रिया अम्ल और जल से करने के ऊपर CO2 गैस मुक्त होती है। यह CO2 गैस चूँकि देखो यहाँ काम में भी तो आ रही है, तो ये देखिए NaHCO3 ये है, इसकी रिएक्शन अम्ल के साथ में करवा दें या क्षार के साथ में रिएक्शन करवा दें, है ना, जल के साथ में रिएक्शन करवा दें, तो ये जो HCO3 यानी बाइकार्बोनेट आयन है वो क्या करेंगे, CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो रिलीज करेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या करती है, आग को बुझाने का काम करती है। तो ये अग्निशामक यंत्र के रूप में काम में आती है, अग्निशामक यंत्र में प्रयुक्त की जाती है। यहाँ देखिए ये रिएक्शन भी दिखा दी है, सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्शन है वो HCl के साथ करवाई जा रही है। तो यहाँ ये Cl आयन है वो सोडियम के साथ में NaCl निकाल दिया, और साथ में क्या बन गया यहाँ पर, यही देखिए CO2 और जल। ये एज ए रिवर्सिबल रिएक्शन है ना। कैसे है कि देखो अपन ने जब रिएक्शन इसके निर्माण की देखी तो यही तीनों चीज़ें थी, ये देखिए NaCl प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है, प्लस वहाँ क्या था NH3 था। तो बस इतना ही तो है कि ये NaHCO3 ये यहाँ से काम में आ रहा है, ये Cl इसके साथ में जुड़ा, इधर से H जुड़ा, तो NH3 का NH4 और ये Cl ये निकल जाता है साथ में, बस इतना ही तो रहता है, ये एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ पर अपने को प्राप्त होती है, अग्निशामक यंत्र में काम में आती है। चलिए बात करते हैं धोने का सोडा या धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3, ध्यान में रखें NaHCO3, और ये है Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के जलीय विलयन
का क्रिस्टलन करवाने पर, क्रिस्टलन का मतलब ये है कि इसके अंदर जब सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, वो ठोस अवस्था के अंदर जब आता है एक निश्चित ज्यामितीय स्ट्रक्चर प्राप्त करता है, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, वो जब फिक्स होती है तो वो क्या कहलाते हैं, क्रिस्टल कहलाते हैं। तो इसमें जब 10 मॉलिक्यूल 10 मॉलिक्यूल H2O के इसके अंदर साथ में मिलते हैं क्रिस्टलीकृत जल के रूप में, तब इसको क्या कहा जाता है, दावन सोडा। निर्जलीकृत जो सोडियम कार्बोनेट है तो वो तो केवल Na2CO3, ये तो सोडियम कार्बोनेट कहलाएगा, ठीक है। इसमें जब ये 10H2O है वो क्रिस्टलन जल के रूप में मिक्स हो गया, तब इसको अपन क्या बोलेंगे, दावन सोडा। यहाँ देखिए ये जो Na2CO3 है भाई, है ना, तो Na2CO3 ये है सोडियम कार्बोनेट निर्जलीकृत, ठीक है, इसमें वाटर नहीं है। जब ये 10 मॉलिक्यूल्स H2O के मिक्स हुए और ये क्रिस्टलीकृत हुआ, ठोस अवस्था में जमा, अब ये इसका फॉर्मूला क्या बन गया है, अब इसका जो फॉर्मूला है वो बन गया है Na2CO3.10H2O। इसको अपन क्या बोलेंगे, दावन सोडा बोलेंगे। और ये कैसा है, क्रिस्टलीय है, क्रिस्टलीय है, ज्यामिति क्या है, फिक्स है। और ये जो 10H2O है वो क्रिस्टलन जल के रूप में ही, क्रिस्टलन जल के रूप में ये जाने जाते हैं। अब देखो क्या है क्रिस्टलन जल, आगे आ रहा है। तो देखिए किसी भी लवण के एक सूत्र इकाई में निश्चित संख्या में उपस्थित जल के अणु हैं वो क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलन जल कहलाते हैं। जैसे दावन सोडा में ये 10 अणु हैं। नीलात होता है या कॉपर सल्फेट है, इसके अंदर 5H2O। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला तो CuSO4 ही है, लेकिन जब ये क्रिस्टलीय बनेगा तो 5H2O की नीड होगी। जिप्सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान में रखने योग्य। कैल्शियम सल्फेट होता है CaSO4। जब इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल H2O के जुड़ते हैं तो ये क्रिस्टलन जल के रूप में 2 मॉलिक्यूल होते हैं और ये क्या कहलाता है, जिप्सम कहलाता है। इसी प्रकार से प्लास्टर ऑफ पेरिस है, अर्धहाइड्रेट होता है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। और अर्धहाइड्रेट यहाँ पर ½ H2O, ठीक है, ½ H2O क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह बनता है। इसके कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह ये मुख्य रूप से चूना पत्थर वगैरह इसके अंदर शामिल होते हैं। जिप्सम वगैरह सीमेंट निर्माण के अंदर काम में आती है। तो ध्यान में रखना है जिप्सम क्या है, कैल्शियम सल्फेट का 2 मॉलिक्यूल इसके अंदर हाइड्रेट आयन यानी कि क्रिस्टलन जल के रूप में मौजूद होते हैं। अब बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 के ताप अपघटन से सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये देखो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 है, जब गर्म किया, ताप अपघटन का मतलब गर्म करते हैं, अपघटन अभिक्रिया है वो भी पढ़ करके आ चुके हैं पहले ही चैप्टर के अंदर। अब देखिए यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट साथ में क्या निकल रहा है, CO2, और क्या निकल रही है, जल का जो मॉलिक्यूल है वो निकल रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे अपन कि मुख्य रूप से जब यहाँ देखिए NaH अलग अलग लिख रहा हूँ थोड़ा सा, और ये CO3 कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 हैं। अब देखो जब ये टूटेगा तो टूटने पर यहाँ से Na कितने, 2, तो Na2। अब यहाँ पर 2 है ना धनावेश, तो अकेले कार्बोनेट के ऊपर माइनस का आवेश 2 होता है, तो CO3, ये लो ये बैलेंस हो गया। CO3 के ऊपर -2 था, Na प्लस होता है तो 2 आयन जुड़ गए, यहाँ पर Na2CO3 हो गया। अब देखो अब अपने पास में क्या बच गया, एक CO3 और 2 H। तो देखो H2, CO3 का O, H2O निकल गया। देखो Na2CO3 की बात हो गई, H2O की बात हो गई। अब CO3 में से क्या बच गया, CO2 बच गया। तो इस प्रकार से ये प्रोडक्ट हैं वो बन जाते हैं दावन सोडा यानी Na2CO3.10H2O। इसके क्या उपयोग हैं, तो उपयोगिता की बात करते हैं जब अपन, तो उपयोगिता के अंदर देखिए इसका उपयोग धातु तथा अन्य सामग्री को साफ करने के अंदर किया जाता है, ठीक है। और जल की स्थायी कठोरता को दूर करें। स्थायी कठोरता है वो कैल्शियम या मैग्नीशियम जो होते हैं उनके Ca2+ या Mg2+, Ca2+ और Mg2+, इनके जो सल्फेट आयंस जो होते हैं वो मुख्य रूप से ये जल में स्थायी कठोरता उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों को जो दावन सोडा का जो सोडियम है, ये देखो यहाँ पर Na2CO3 का सोडियम, इन आयनों के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। और रिप्लेस कर दिए जाने के ऊपर जल है वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट वाटर के अंदर चेंज हो जाता है। अब बात करते हैं, जैसा मैंने जिप्सम वाले समय बताया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट होता है। जिप्सम है वो क्या था, CaSO4.2H2O था, यानी वहाँ पर क्रिस्टलन जल के रूप में कितने मॉलिक्यूल थे, 2 मॉलिक्यूल थे। और अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जिप्सम जो
कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट यानी कि हाफ H2O, ये क्या कहलाएगा, POP कहलाएगा, जो कि भवन निर्माण के अंदर, मूर्ति वगैरह बनाने के अंदर, सजावटी सामान वगैरह बनाने के अंदर काम में आता ही आता है। अब देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे इसको। यह जिप्सम का ताप अपघटन करवा देने के ऊपर, ताप अपघटन करवाया तो इसके अंदर 3/2 H2O है वो निकल गया, जैसे 2 में से, ठीक है, और आधा जल काणु है वो क्रिस्टलन जल के रूप में रहा। अब ये क्या कहलाएगा, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि कैल्शियम सल्फेट CaSO4 का अर्ध हाइड्रेट कहलाएगा। क्या उपयोगिता है इसकी, तो POP का उपयोग टूटी हुई हड्डियों के ऊपर प्लास्टर बनाने के अंदर किया जाता है। इसके लिए इसका जल के साथ में पेस्ट बनाते हैं और उसके बाद में वो जल है वो सूख करके जिप्सम के अंदर चेंज हो जाता है। तो देखिए ये अर्ध हाइड्रेट एक तरह से इसकी रिवर्सिबल रिएक्शन हो गई, जिप्सम का निर्जलीकरण हुआ तो POP बनी, POP को वापस जल के साथ में मिक्स करके और प्लास्टर के रूप में काम में लिया तो जिप्सम बन गई, यानी कठोरता आ गई उसके अंदर, ताकि वो हड्डी को एक जगह से स्टेबल रख दे और धीरे धीरे उस हड्डी के अंदर क्या हो जाए, वापस से रिपेयर हो जाए सारा जो सिस्टम है वो। POP का उपयोग है वो भवन निर्माण के अंदर और सजावटी सामान वगैरह बनाने के अंदर भी, सजावटी सामान बनाने में, मूर्तियाँ वगैरह बनाने के अंदर किया जाता है। इसके बाद में pH का, ये तो बात हो गई सामान्य जो महत्वपूर्ण यौगिक हैं उनकी, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। अब अम्ल और क्षार के लिए जो pH अपन पढ़ करके आए हैं, तो उस pH का डेली लाइफ के अंदर क्या क्या यूटिलाइज है, क्या क्या उपयोग है। तो सजीवों की pH के प्रति संवेदनशीलता, सजीव जो वाटर वगैरह के अंदर पाए जाते हैं, जलीय जीव वगैरह होते हैं, तो वो क्या होते हैं, अलग अलग इनके अंदर सेंसिटिविटी पाई जाती है। मानव शरीर की pH है वो लगभग कितनी होती है, 7 से लेकर के 7.8 तक होती है। जैसे ब्लड की pH है वो कितनी होती है, 7.4 होती है, ठीक है। तो 7 से लेकर 7.8 तक रहती है। इस रेंज के अंदर, इस प्रास में सभी जो क्रियाएं हैं वो क्या होती हैं, सुचारू रूप से, यानी कि अपनी जो मूल एक्टिविटीज़ है उसके रूप में वो चलती हैं, अपने नॉर्मल वे में चलती हैं। तो ये है मानव शरीर की pH की वैल्यू। इसके बाद में देखो सामान्य सी जानकारी, ये फैक्चुअल चीज़ें हैं। वर्षा के जल की pH का मान यदि 5.6 से कम हो जाए तो ये जीवों के लिए क्या होगा, असहनीय होगा, हानिकारक होगा, यानी कि इसके अंदर अम्लता बढ़ जाएगी ना। देखो 7 से डाउन आ रही है ना, 5.6 तक है, वहाँ तक ठीक है वो सह लेंगे, लेकिन इससे कम है तो वो जीवों के लिए हानिकारक होती है। यदि pH का मान 5.5 से कम, ठीक है, एसिड रेन के अंदर, एसिड रेन की कैटेगरी में कब आ गई, 5.6 से कम है तो, और 5.5 से भी कम है तो ये दंत क्षय का कारण बनती है। जो इनेमल वगैरह होता है दांतों के ऊपर का कवच है, तो उसको ये क्या करता है, दंत प्लाक जमने लगता है और उसके बाद में जो इनेमल है उसको तोड़ने लगता है ये, तो दांतों के ऊपर का आवरण है वो क्षरित होने लगता है। कब, जब pH का मान 5.5 से कम हो। तो ये चीज़ें, ये डायरेक्ट फैक्ट पूछ लेते हैं कि जब pH का मान किस वैल्यू से कम होने पर ये दंत क्षय को अंजाम देता है, ठीक है, तो 5.5। अम्लीय वर्षा के अंदर उसकी pH कितने से कम हो तो वो जलीय जीवों के लिए हानिकारक है, तो 5.6, ठीक है। अब कहेंगे 4.5 वाली, 4.5 से कम हो तो हानिकारक है नहीं क्या, बिल्कुल। अब इससे कम कितना भी आंकड़ा है तो वो हानिकारक ही है, 5.6 से कितना भी कम आंकड़ा है तो वो हानिकारक ही है। तो ये थी अपनी pH की बात। अब बात करते हैं डाइजेशन सिस्टम जो है उसके अंदर pH की वैल्यू है वो किस प्रकार से वर्क करती है, किस प्रकार से अपना महत्व बताती है पाचन के अंदर। तो पढ़ कर के आ रहे हैं डाइजेशन सिस्टम भी, पीछे के वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो जैव प्रक्रम पूरे पढ़े हुए हैं। आमाशय के अंदर HCl स्रावित किया जाता है, जो कि pH का मान आमाशय के अंदर अभी पढ़ा अपन ने 1.2 होती है, जठरस की pH। तो अम्लीय माध्यम के अंदर ये पाचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। यदि पेट में अम्लता, एसिडिटी बढ़ जाए, जैसे मान लो टाइम के ऊपर भोजन नहीं किया गया, अब आमाशय है उसने तो अम्ल स्रावित करने का काम कर दिया, भोजन वहाँ पर पाचन के लिए प्रेजेंट है नहीं, तो फिर वो एसिड क्या करेगा, वो जो आमाशय की भीतरी अंदर की जो भित्तियाँ हैं उनको वहाँ पर डाइजेस्ट करने का काम शुरू कर देगा और पेट के अंदर जलन सी उत्पन्न होने लगेगी। तो ये क्या हो जाता है, अम्लता बढ़ जाती है, यानी एसिडिटी हो जाती है। तो इसके उपचार के लिए एंटी एसिड जो होते हैं, एंटी एसिड यानी कि प्रति अम्ल, अम्लों की अम्लता को कम करने के लिए क्षारीय पदार्थ हैं वो काम में ले जाते हैं, जैसे मुख्य रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि MgOH होल ट्वाइस यानी कि मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है, जिसकी pH वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है। पढ़ करके आए हैं अपन pH स्केल के ऊपर। तो ये मुख्य रूप से फिर क्या करता है, इस एसिडिटी को कंट्रोल करने का कार्य करता है और जो
अंदर का जो माहौल एसिडिक हो चुका था उसको न्यूट्रल करने का कार्य ये करता है। तो ये इस प्रकार से एसिड, बेस एंड साल्ट ये टॉपिक है वो इसी क्लास के साथ में कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपकी एग्ज़ाम की तैयारी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा और आप लोगों की जो तैयारी है उसको और भी तेज़ धार देने के अंदर आपका सहायक बनेगा। वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल के ऊपर लगातार बने रहें, चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मेरी तरफ से जितना बन पड़ेगा उतना मैं कंप्लीट करूंगा, लेकिन आपकी तरफ से ये थोड़ा सा कि जो लाइक शेयर वाला सब्सक्राइब वाला जो सहयोग है वो चैनल के प्रति आप बनाएं, जिससे कि चैनल है वो ग्रोथ करे और सभी का साथ और सभी का विकास है वो हो सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद।